अब हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बुलाते हैं, बट ये इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज एपी? देन व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी? इसको हम लिखते कैसे हैं? अरिथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो कोई नंबर्स होंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, पर उसको लिखते कैसे हैं हम लोग? व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एपी? nth टर्म क्या होता है? कोई भी टर्म हम बताना चाहें, अगर सिक्स टर्म, एथ टर्म, टेंथ टर्म, वॉट एवर nth टर्म, तो कैसे लिखते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स? सम निकालना हो तो कैसे करेंगे? एंड देन वी लुक एट सम प्रॉब्लम्स। तो दिस इज ऑल व्हाट विल कवर इन एपी। इट्स अ वेरी सिंपल स्मॉल चैप्टर, नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आएगा मोस्टली हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द सिंपलर चैप्टर्स इन क्लास 10। तो मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे कि आपको याद भी रहे। एक बार आप ड्यूरिंग द चैप्टर भी आप देखते रहोगे तो आपको याद रहेगा कि ये टॉपिक्स मैंने कवर किए थे। ये सारे आपने कर लिए तो your chapter is mostly done, and it's a very simple chapter. It's one of the easier chapters of class 10th. AP क्या होता है? अरिथमेटिक से आप क्या समझते हो? प्लस माइनस, ऑल दीज ऑपरेटर्स। प्रोग्रेशन से आप क्या समझते हो? मूविंग, कि प्रोग्रेस हो रही है कोई चीज ना, किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, बट लाइक थिंग्स आर मूविंग। बिफोर वी अंडरस्टैंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम समझते हैं सीरीज क्या होता है। सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ सीरीज। जैसे 3, 8, 10, 11, 15, ये एक सीरीज है। 2, 4, 6, 8, 10, ये भी एक सीरीज है। कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स हो सकता है, 1, 1, 1, 1, 1, ये सारी सीरीज है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें से क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिर्फ दो कंडीशंस होते हैं। ए, वो एक सीरीज होना चाहिए विच इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एक ये होना चाहिए। ये सारे सीरीज हैं तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, एक कंडीशन तो फुलफिल कर दी इसने। दूसरा कंडीशन होना चाहिए, सब्सिक्वेंट नंबर्स में जो चेंज होता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, जो ये जंप्स ले रहे हैं ये कांस्टेंट रहना चाहिए। सी, 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 ये मैं आगे बताऊंगा। इसको सी नहीं कहते, डी कहते हैं, बट अभी के लिए जैसे मैं कांस्टेंट कह रहा हूँ, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। तो जंप्स कांस्टेंट, बस ये दो कंडीशन होंगे तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब आप कैसे देख सकते हो? इधर, 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 इधर जम्प्स हो रहे हैं। जम्प्स को आप कैलकुलेट कर लो। 3 से 8 कितने का जंप हुआ? +5 का। 8 से 10 कितने का जंप हुआ? +2 का। 10 से 11 कितने का जंप हुआ? +1 का। यहाँ +4 का। क्या ये सीरीज है? 3, 8, 10, 11, 15 सब लिस्ट ऑफ नंबर्स, यस इट्स अ सीरीज। एक कंडीशन फुलफिल हो गई। इज द जंप कांस्टेंट? नो। तो ये अगर हो गया, ये हो गया। सेकंड कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एपी। सीरीज वन सीरीज है। सेकंड जंप देखो, जंप +2, +2, +2, +2, ये भी फुलफिल्ड है। सीरीज ऑफ नंबर भी है, दूसरा उसके जंप्स भी कांस्टेंट है। दिस इज एन एपी। लिस्ट ऑफ नंबर्स तो ये भी है, 1, 1, 1, 1, 1। कोई भी नंबर ऑफ, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स हो वो सीरीज होता है। सीरीज तो है ये। जंप क्या है? जंप +0 का है, +0 का है, +0 का है, +0 का है। ये भी एक एपी है। चाहे जीरो का ही जंप हो, कोई डिफरेंस नहीं है इन नंबर्स में, बट जीरो के जंप को भी हम कहते हैं कि एटलीस्ट कांस्टेंट तो है। अगर 1, 1, 1, 1 करके 2 लिख देता तो यहाँ +1 का जंप आ गया, यहाँ +0 पर, तो देन इट वुडंट हैव बीन एन एपी। बट बिकॉज जीरो का ही जंप है, दिस इज ऑल्सो एन एपी। अब एक ले लेते हैं ऐसे, 10, 5, 0, -5, -10। इसमें कितने का जंप है? -5, यहाँ से यहाँ -5, ये भी -5, ये भी -5। सीरीज है, यस।
Is the jump constant? -5, -5, -5, -5. Yes, jump is. So this is also an AP. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपका नंबर बढ़ता ही रहना चाहिए नंबर लाइन पे। नंबर लाइन आप जैसे बनाते हो 1 2 3 4 -1 -2, तो अगर यहाँ से ऐसे भी जा रहा है ये भी एक AP है क्योंकि कांस्टेंट है, चाहे उसकी डायरेक्शन नेगेटिव में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये मतलब नहीं होता कि हमेशा चीज़ें बढ़ते रहनी चाहिए। इवन इफ द चेंज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू थर्ड और थर्ड टू फोर्थ इज इट नेगेटिव, that is also an AP as long as the jump or the change is constant. That is the most fundamental concept from this कि पहचानना कि ये AP है या नहीं है। अगर AP है तो फिर हमारे पास काफ़ी चीज़ें उसके बारे में पता चल जाती है। हम सीखेंगे जनरल फॉर्म क्या होती है, नेट टर्म क्या होता है, हम काफ़ी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उससे क्योंकि वो AP है, क्योंकि उसमें एक पैटर्न हमने ढूंढ लिया है। एक बार हमें पैटर्न मिल जाए हम उसके बारे में काफ़ी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो जस्ट टू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स एन AP एंड नॉट। सो व्हाट इज एन AP? आप समझ गए कि जहाँ पे एक सीरीज है, लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड द जंप्स आर कांस्टेंट। मैं ये लिखा रहने दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे कि AP होता क्या है। अब जनरल फॉर्म क्या होती है? AP है, AP में कहीं से तो स्टार्ट होगी, एक सीरीज ऑफ नंबर्स है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, इट विल एंड टिल समवेयर। कोई AP होती है जो एंड नहीं करती, वो इन्फिनाइटली चलती रहती है, उसको इन्फिनाइट AP कहते हैं। बट अगर AP कहीं एंड कर रही है तो वी नो दैट इज द लास्ट टर्म, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, बट वी नो देयर इज ऑलवेज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ऐसे करते करते दे कैन बी एनी नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP। या तो वो डिफाइन कर देंगे, क्वेश्चन में डिफाइन कर देंगे कि AP यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू होती है या फिर इतने टर्म्स ले रन करती है, तो then we know it's a finite AP. If it's not mentioned, it can go for infinity, कि वो चलती रह रही है, वो AP, वो लिस्ट ऑफ नंबर्स चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, AP लाइक फाइनाइट AP। अगर मैंने ऐसे कर दिया ऑल नेचुरल नंबर्स ये एक AP होगी, एक होगी ऑल नेचुरल नंबर्स टिल 10। अब ऑल नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? 1 2 3 4 5, ये तो चलते रहेगा ना 100, ये तो बिल्कुल इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ऑल नेचुरल नंबर्स। इसमें चेंज क्या आ रहा है? लिस्ट ऑफ नंबर्स है, हाँ सीरीज है। अब इसमें जंप कितना का आ रहा है? 1 1 1 1, तो ये भी AP है एंड ये चलते रहेगी इन्फिनिटी तक। तो दिस इज एन इन्फिनाइट AP। फाइनाइट AP क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स टिल 10, जैसे हो गए 1 2 3 4 5 7 8 9 10। ये 10 नंबर्स की AP बन गई। हमें पता है 10 टर्म्स ही हैं इस AP में, 1 2 चेंज +1 का है, इट्स एन AP, इट्स अ फाइनाइट AP फ्रॉम 1 to 10। ये 10 टर्म्स हैं उस AP में, हम पहचान गए। तो दिस इज अ फाइनाइट AP, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट AP। ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं पता होगा कि ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है, नहीं भी बताया तो इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज योर क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व। अब फर्स्ट टर्म है, अब आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, किसी तरीके से भी लिख सकते हो, बट यूजुअली इन मैथ्स व्हाट वी राइट इज फर्स्ट टर्म को हम एज ए लिखते हैं। ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे इसमें a इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म को हमेशा ए लिखा जाता है, ए। तो सेकंड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म वुड बी a प्लस द कांस्टेंट, एक जंप हो रही है किसी चीज की, तो उसको कांस्टेंट को हम d लिख देते हैं, इसको हम d लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म को हम a लिख देते हैं, बस। These two things you have to remember, बाकी आप हमेशा खुद से सॉल्व कर लोगे, बस as long as आप ये and yeah, as long as आपको ये दोनों चीजें याद है आप खुद से सॉल्व कर लोगे। अब a प्लस डी क्यों किया हमने, a माइनस डी क्यों नहीं किया? अब देखो जैसे आपका यहाँ पे है, फर्स्ट टर्म क्या था? 1, सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म
1 प्लस 1, कांस्टेंट क्या था, चेंज क्या था, डी क्या है, 1, एक से हिल रहा है, एक से प्रोग्रेस हो रहा है, तो 1, तो सेकेंड टर्म क्या हो गया, a प्लस डी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड टर्म वैसे है। अगर एक एपी होती 4 2 0 -2, कांस्टेंट क्या आपका -2, ए क्या है 4 फर्स्ट टर्म, डी क्या है, डी हमेशा होता है कांस्टेंट, जिससे कि द चेंज इन द एपी सब्सिक्वेंट टर्म्स में, तो हमेशा ये टर्म एक टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म से निकाला जाता है। अब डी क्या है, डी है -2, तो आपका सेकेंड टर्म क्या हुआ, a प्लस डी इज इक्वल टू 4 प्लस -2 इज इक्वल टू -2, विच इज योर दिस टर्म, सेकेंड टर्म। इसका क्या मतलब हुआ, इसलिए हमेशा हम a प्लस डी करते हैं, क्योंकि हम प्रोग्रेशन कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव में जा रहा है, अगर AP आपका पीछे की तरफ जा रहा है, तो वो D में कैप्चर हो ही जाएगा। अगर कांस्टेंट आपका नेगेटिव है, वो आपका यहाँ कैप्चर हो जाएगा, तो वो a माइनस डी हो जाएगा खुद से ही। आपको हमेशा a प्लस डी रखना है। अब सेकेंड टर्म हो गया, अब थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, थर्ड टर्म में आप क्या करोगे, आप एक और बार डी ऐड कर दोगे। आपने a पे एक बार डी ऐड किया, फिर दूसरी बार डी ऐड किया, इसमें भी क्या किया, एक बार डी ऐड किया, फिर से डी ऐड करोगे, तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो a प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस 2d। अब फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, a प्लस 2d प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस 3d। ऐसे करते करते आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। आप इसमें एक और पैटर्न आप देखिए, आपको सेकेंड टर्म दिया हुआ है, आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो a प्लस डी माइनस ए कट गया डी। ऐसे आप दिस माइनस दिस करोगे, तब भी आपको डी मिलेगा। तो बेसिकली कभी भी आपको जंप्स देखने हैं, जंप्स कैसे निकालते हो आप कहोगे कि इसमें डी क्या है, इस वाले लाइक अगर 50 25 0 -25, ये एक सीरीज है, आपका ऐसे जंप कैसे निकाल सकते हैं, आप कह सकते हो दिस माइनस दिस 25 माइनस 50 इज इक्वल टू -25, या फिर आप कह सकते हो दिस माइनस दिस 0 -25 इज इक्वल टू -25, करेक्ट। तो आपको बस एक टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म विल गिव यू द डिफरेंस, द जंप। अब आप मुझे बताओ, आपके पास फोर्थ टर्म है, आपके पास फर्स्ट टर्म, तो आप कांस्टेंट निकाल सकते हो क्या, बेसिकली ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसमें कितने डीज, कितने जंप्स हो गए, 3। तो मैं कह सकता हूं कि दिस माइनस दिस विल गिव मी व्हाट, फोर्थ टर्म माइनस दिस टर्म विल गिव मी व्हाट। सेकंड टर्म कैसे निकला था, एक बार डी ऐड किया था, सेकंड से थर्ड कैसे निकला था, एक और बार डी ऐड किया था, और तो कोई डिफरेंस नहीं किया। थर्ड से फोर्थ कैसे निकला था, एक और डी ऐड किया था। तो इन दो टर्म्स के बीच 3 बार डी एडेड है, करेक्ट। तो अगर मैं फोर्थ माइनस फर्स्ट टर्म निकाल दूं, मुझको 3 बार डी मिलेगा, तो d इज इक्वल टू फोर्थ माइनस फर्स्ट अपॉन 3। ये आप लोग को समझ आ जाएगा जब आप समझोगे कि ये लिखते कैसे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। अब ये फोर्थ टर्म आ गया, ये थर्ड टर्म था, फिफ्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d दिस प्लस एक और d इज इक्वल टू a प्लस 4d। ऐसे वो चलता रहेगा। तो इससे आपको क्या समझ आया, फर्स्ट टर्म को आपको हमेशा a लिखना है एंड कांस्टेंट को आपको हमेशा d लिखना है। उससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई बोले सिक्स्थ टर्म, सेवन टर्म, एथ टर्म, कोई भी टर्म निकाल सकते हो। वो हम सीखेंगे कि nth टर्म कैसे लिखते हैं, बट दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, कि अगर आपको सेकेंड टर्म लिखना है उसको आप a प्लस डी लिखो, अगर आपको थर्ड टर्म लिखना है तो उसमें 2 बार डी ऐड कर दो। वो सब हम देखेंगे nth टर्म में, बट ठीक है। तो जनरल फॉर्म आपको समझ आ गई, a फर्स्ट टर्म है एंड d आपको
जंप है वरना इसे कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस बेसिकली सब में सारे हर टर्म एंड उसके प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, तो इसलिए उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच में सेम डिफरेंस है, थर्ड और सेकंड के बीच में सेम डिफरेंस है, फोर्थ और थर्ड के बीच में सेम डिफरेंस है, तो एवरी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म उन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम रहता है, उसको हम डी कहते हैं। भाई सेम बात है, कांस्टेंट और उसको आप कुछ भी बोल दो, आप जंप बोल दो, कितने से जंप हो रहा है, जैसे आपको समझना है आप समझ लो, बट आपके नॉर्मल वोकैबुलरी के लिए कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये जनरल फॉर्म हुई। अब आप मुझे बताओ, आपने अभी सीखा फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म में आप कहते हो फर्स्ट टर्म से एक बार डी ऐड कर दो, थर्ड टर्म के लिए आप कहते हो सेकेंड टर्म पे एक और डी ऐड कर दो, फोर्थ के लिए आप क्या कहते हो ए प्लस 2d प्लस डी, इसमें एक और डी ऐड कर दो, ए प्लस 3d हो जाएगा। ऐसे करते रहोगे। इसमें आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है? पैटर्न बहुत ही इजी है। एक बार भी फर्स्ट टर्म पे खड़े हो ना, आपको जॉनसन टर्म पे भी पहुंचना है, आपको बस उतनी बार डी ऐड करना है, उससे एक कम बार डी ऐड कर दो। तो सेकंड टर्म के लिए पहुंचने के लिए कितनी जंप्स लेनी है आपको? एक जंप लेनी है, क्योंकि आप स्टार्ट तो फर्स्ट से ही कर रहे हो। अगर आपको सेकंड में पहुंचना तो कितनी जंप लोगे? एक जंप लोगे। तो दैट इज वाई ए प्लस 1d। फर्स्ट से आपको थर्ड में पहुंचना है, तो थर्ड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू 2 जंप्स लेनी पड़ेंगी, तो दैट इज वाई ए प्लस 2d। फर्स्ट से आप फिफ्थ में पहुंच रहे हो, तो आपको कितनी जंप लेनी पड़ेगी? आप फर्स्ट पे खड़े हो, आपको फिफ्थ पे पहुंचना है, तो आपको सेकंड तक कूदना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 4 जंप्स लेनी पड़ेगी। तो ए प्लस, ये फिफ्थ टर्म मैंने लिखा नहीं है, बट ये क्या होगा? ए प्लस 3d प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस 4d। तो बेसिकली जो भी आपको टर्म पे पहुंचना है फर्स्ट टर्म से, उससे एक कम जंप लेनी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म पे आप खड़े हो, तो आपको अगर नाइन्थ टर्म पे पहुंचना है तो फर्स्ट से आप ए प्लस करोगे, ए प्लस 8 जंप्स, तो 8d। तो ऐसे ही कोई भी आपको टर्म निकालना हो, कोई भी टर्म, nth टर्म, कोई भी nth, n कैन बी एनीथिंग, n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, 50th टर्म, 60th टर्म, जो भी निकालना है आपको ए पे खड़ा होना है, ए प्लस n माइनस वन, जो टर्म है उससे एक कम जंप लेनी पड़ेगी, तो n माइनस वन डी। ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला हो जाता है, बट फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। आपको हमेशा समझना चाहिए कि अभी n माइनस वन क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपको जिस टर्म पे भी आप खड़े हो, जिस टर्म तक भी पहुंचना है, आपको उस टर्म से एक कम जंप लेनी पड़ेगी। तो अगर मान लो A4 क्या होगा? A4 मतलब फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, ए प्लस फोर्थ टर्म तक पहुंचना है, मतलब 4 से एक कम जंप लेनी है, तो 3d, विच इज नथिंग एज 4 माइनस वन। यहाँ n 4 था, माइनस वन, तो 3d। दैट इज हाउ an AP is constructed. That is how you will find any term of the AP. आपको सीधा बोल रहे कि 100th टर्म बताओ, ऐसे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में 100th टर्म, तो क्या होगा? ए पे कितने टर्म्स ऐड करने हैं, कितना कॉमन डिफरेंस ऐड करनी है? 99, 100 माइनस 1, 99d। दैट इज वाई nth टर्म इज ऑलवेज a प्लस n माइनस 1d। ये काफी लोग फॉर्मूला याद करते हैं, रट लेते हैं, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड क्यों ये फॉर्मूला है, कि फर्स्ट टर्म, उसके बाद कितने कॉमन डिफरेंसेस ऐड करने, एंड ऑलवेज बेयर इन माइंड d कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव जा रहा है, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड यू शुड कैप्चर द माइनस साइन इन d इन दैट केस, अगर आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में है। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म है 100 एंड उसका A1 एंड उसका 50th टर्म है 198, ठीक है? आप मुझे D बता सकते हो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? आप सोच रहे मैं कैसे निकालूं? आपके पास A है 100, A50 क्या होता है? A प्लस कितनी जंप्स लेनी पड़ेंगी? 50 माइनस 1,
क्योंकि 50th टर्म पे पहुंचना, मैं फर्स्ट टर्म पे तो खड़ा ही हूँ, मुझे कितनी जंप्स लेनी पड़ेगी, 50 माइनस 1 जंप्स 49 इंटू डी। डी मुझे नहीं पता है, ए 50 मुझे पता है 198, मुझे ए पता है 100 प्लस 49 डी। 100 को उधर ले जाओ, 98 इज इक्वल टू 49 डी। डी इज इक्वल टू 98 बाय 49 विच इज नथिंग बट 2। तो मुझे पता चल गया डी 2 है। अब मुझे कोई 100th टर्म बोले, 200 टर्म बोले, कुछ भी बोले, आई कैन इजिली फाइंड इट। अब हम इससे आगे भी सोचते हैं, ठीक है। मान लो आपको A50 दिया हुआ है 500, आपको D दिया हुआ है 2 का, आपको बोला है A100 निकालो। इसके भी दो तरीके हैं, आप A50 को लिख लो A प्लस 49D। A50 क्या आपका 500 इज इक्वल टू A प्लस 49 इंटू 2। 49 इंटू 2 98 करोगे, माइनस करोगे, आपको A मिल जाएगा। 49 98 500 माइनस 98 इज इक्वल टू A। तो 402 इज इक्वल टू A। ये एक तरीका बन गया। या तो आप क्या करो, दैट्स व्हाई द लाइक कॉन्सेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फॉर्मूला से तो आप कर ही लोगे सब कुछ, बट इसमें आपको पता है A50 कुछ है, आप 50th टर्म पे तो खड़े ही हो, आपको 100 पहुंचने के लिए कितनी जंप्स करनी पड़ेंगी। आप मानो ऐसे 50th टर्म है, ये 50th टर्म, यहाँ 51st टर्म होगा, ऐसे करते करते 100th टर्म होगा। अब आपको यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा है 50th टर्म पे हाउ डू आई विजुअलाइज। तो आप ऐसे सोचो 51 पहुंचने के लिए कितनी जंप करनी है, एक जंप, करेक्ट। 52 पहुंचने के लिए कितनी करनी है, 2 जंप्स। 53rd टर्म करने के लिए कितनी चाहिए, 3 जंप्स। ऐसे करते करते अब आप देखो 51 माइनस 50 कितना होता है 1, और आपने क्या बोला एक जंप। 52 माइनस 50 क्या होता है 2, और आपने कहा 2 जंप्स। ऐसे ही 100 माइनस 50 क्या होता है 50। इसका मतलब 50 से 100 पहुंचने के लिए मेरे को 50 जंप्स करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A100 is equal to A50, 50th टर्म पे I will have to jump more 50 more times। और D क्या आपका, D आपका 2 है, तो इसको इंटू 2 कर दो, तो आपका क्या हो गया 500 प्लस 100 600। जल्दी निकला है ना, सिर्फ 2 लाइन्स में निकला है। इसमें आप पहले A निकालो, फिर A प्लस 99D करते। इससे बेटर जो आपके पास है उस पर आप देख लो कि आपको कितना और जंप करना है, उस हिसाब से आप नंबर निकाल लोगे। कोई भी नंबर nth टर्म क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि याद रहे। nth टर्म क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। आपको a और d से याद रहेगा तो आप ये निकाल लोगे, पक्की बात है। ये इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। तो व्हाट इज AP हो गया, जनरल फॉर्म कर लिया, एंड nth टर्म भी कर लिया। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, we have done the general form, we have done the nth term, now comes the sum of n terms। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे sum of n terms, पहले एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं एंड देन we'll just figure the formula। मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 टर्म्स हैं केपी में। पहला टर्म है 5, 10, 15, 20, 25, 30। ए क्या है, ए क्या है 5, पहला टर्म 5 है, एंड डी क्या है, एंड डी क्या है 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, तो 5 के जंप्स है ना, 5 5 5 5 5। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसका सम कैसे निकालेंगे, सम ऐसे निकाल सकते हैं 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 50, करेक्ट। सबको ऐड कर दो तो हमारे पास सम मिल जाएगा 6 टर्म्स का। एक और तरीका क्या है ये मैं दिखाता हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है एपी में, अगर आप ये नोटिस करोगे
5 और 30, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, इसका सम क्या है? 35, करेक्ट, 5 प्लस 30। अब सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का देखो सम क्या है? 10 प्लस 25, 35, ये भी 35 है। थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, ये भी 35 है, 15 प्लस 20। तो आप देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म, सबका सम सेम है, 35 ही है। आप कितना भी निकाल लो, आप मान लो ये और भी बड़ी एपी होती है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम क्या है? 55। इसका और इसका सम क्या है? 55। 15 और 30, 15 और 40, सॉरी 15 और 40, 55, 20 एंड 35, 55, 25 एंड 30, 55। तो आप देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो सम होगा वही सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म का भी होगा, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का भी होगा, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट का भी वही होगा। तो बेसिकली एक टर्म यहाँ एक बढ़ा दो, एक टर्म यहाँ कम कर दो, सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये क्यों रहता है आप समझ लो। जैसे यहाँ पे सम क्या है? 55, करेक्ट। अब आप टर्म्स कैसे शिफ्ट कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं इसकी जगह ये वाला टर्म लूंगा, इसकी जगह ये वाला टर्म लूंगा, राइट। जब आप ये शिफ्ट करते हो यहाँ से यहाँ, तो ये क्या होता है? ये इस पे का प्लस डी करते हो, तो इधर से इधर पहुंचने के लिए क्या करना है? एक डी ऐड करना है, और इधर से इधर पहुंचने के लिए क्या करना है? एक डी माइनस करना है, करेक्ट। यहाँ 5 to 10 आप क्या कर रहे हो? एक डी ऐड कर रहे हो, कॉमन डिफरेंस, एक जंप कर रहे हो, और यहाँ से यहाँ क्या? एक आप डी वापस ला रहे हो, तो यहाँ माइनस डी कर रहे हो। क्योंकि आप यहाँ भी प्लस डी कर रहे हो, यहाँ माइनस डी कर रहे हो, इन दोनों का सम हमेशा सेम रहेगा। प्लस डी यहाँ हुआ, माइनस डी वहाँ हुआ, 0 हो गया। तो इनका इसका सम हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ फिर से जा रहे हो तो यहाँ प्लस डी कर रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ माइनस डी कर रहे हो, इसका और इसका सम भी सेम रहेगा। इससे क्या निकल के आया कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो सम होता है वही सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म का होता है, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म का होता है। तो इससे सम निकालने में क्या इजी रहता है। अब आप सीधा क्या कर सकते हो? इसका मैंने सम निकाल दिया 35 प्लस इसका और इसका 35 प्लस इसका और इसका 35। अब आप एक और चीज नोटिस करो, हमने 3 बार 35 क्यों किए? क्योंकि 6 टर्म्स में 3 पेयर्स निकल के आ पाएंगे। जितने भी टर्म्स हैं उसके कितने पेयर्स निकल के आ पाएंगे? फर्स्ट एंड लास्ट एक पेयर हो गया, सेकंड एंड सेकंड लास्ट दूसरा पेयर हो गया, थर्ड एंड थर्ड लास्ट तीसरा पेयर हो गया। तो जितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं, पेयर्स कितने होंगे? 6/2, तो 3। जितने भी टर्म्स है उसके आधे पेयर्स निकल के आएंगे। तो 6 टर्म्स थे इसलिए 3 पेयर निकल के आए। इसलिए सम में सीधा क्या कर सकता था? 35 इज द सम ऑफ पेयर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार मल्टीप्लाई करना है। आई विल गिव द फॉर्मूला ऑल्सो हाउ टू डिराइव इट, बट आपको दिमाग में बस ये सोचना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है, उसका सम में कर दो, उसको बस मल्टीप्लाई करना कितनी बार? नंबर ऑफ पेयर जितने निकल के आएंगे, एंड यू विल गेट द सम। अब आप कहोगे कि नहीं कुछ में तो और नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं जिसमें डिवाइड बाय 2 मुश्किल हो जाएगा। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 5 टर्म्स है, तो इसका सम क्या है? 30। तो मैं कहूँ 30 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, बट ये तो ऑड है, ऑड इवन से फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फॉर्मूला फिर भी चल जाएगा। इसका और इसका सम 30 है, इसका और इसका सम भी 30 है, और ये 15 है विच इज हाफ ऑफ 30, करेक्ट। तो ये बस इसका सम क्या हुआ? 30 प्लस 30 प्लस 30/2। 30 आप कॉमन ले लो, क्या आया? 1 प्लस 1 प्लस हाफ विच इज नथिंग बट 1 प्लस 1 2, 2.5 विच इज 5/2। तो इधर आप 30 इंटू 5/2 भी लिख सकते हो। तो जितने भी टर्म्स है डिवाइड बाय 2, क्योंकि उतने ही पेयर्स निकलेंगे। यहाँ पे इसका कोई पेयर नहीं निकलेगा, ये अलोन है इसलिए इसका हाफ मानते हैं। इसका एक पेयर हुआ, इसका एक पेयर हुआ, और ये हाफ हुआ। अब आप कहोगे ठीक है ये तो
हमने नंबर से कर लिया, बट अगर n टर्म्स का पूछा तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला मैं बताया तो कैसे डिराइव करना है। फर्स्ट टर्म जैसे मान लो a है, ये a प्लस डी होगा, ये a प्लस 2d होगा, ये a प्लस 3d होगा, ये a प्लस 4d होगा, ये a प्लस 5d होगा। ऐसे आप करते रहो। nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अभी nth टर्म छोड़ देते हैं, अभी आपको मैं फॉर्मूला से समझा देता हूँ, फिर nth तक भी ले जाएंगे। इसका और इसका सम क्या होगा, 2a प्लस 5d, करेक्ट। अब मैं कहता हूँ सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या होगा, ये a 2a प्लस d प्लस 4d 5d, ये भी 2a प्लस 5d। अगेन आप देखो आपका हमेशा सम वही आएगा जो आपका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम है, बट ऐसा आप मत करना कि इसमें 10 टर्म्स हैं और आप 6 टर्म को लास्ट टर्म मान के 6 टर्म सम करने की कोशिश करो, आप कहो मेरा आंसर नहीं आ रहा है। Always this works only for the last term, first and the last term, second or the second last term, third or the third last term, or fourth and the fourth last term, like so on. अब इसका सम 2a plus 5d, तो मैंने क्या बोला था 2a plus 5d into सम, कितने टर्म्स हैं 6, और कितने पेयर्स बन सकते हैं 2, तो 3, तो इसका हमेशा होगा सम 3 into 2 6a plus 15d। इसका सम आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 6a प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15d। ये ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, आपका सम हमेशा सेम आएगा। ये आप लोग को बस ये समझना क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आप एक टर्म बढ़ा रहे हो, वहां से एक टर्म बढ़ा रहे हो, हमेशा आपका सम सेम रहता है। ये एपी में होता है। अगर यही 5 टर्म्स होते तो आप ऐसा कुछ नहीं, जो भी इसका और इसका सम था 2a प्लस 4d इंटू 5/2, जितने टर्म्स है उतने कितने पेयर बन सकते हैं। अब काफी इजी, अगर आपको ये समझ आ गया है, इट्स वेरी इजी नाउ। मान लो यहाँ nth टर्म है, ये क्या होगा a प्लस n माइनस 1d, ये क्या है a प्लस 5d, ये क्या है a, और ये है a प्लस d। इसका और इसका सम क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1d, करेक्ट। a 2a हो गया प्लस n माइनस 1d, ये सम हो गया। इसको क्या करना है, मैंने क्या बोला है, सम को इनटू द नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, ये आपका फॉर्मूला निकल आया है। यही वाला फॉर्मूला आपको काफी बुक्स में दिखाया जाएगा कि ऐसे होता है, बट एंड कहेंगे कि याद कर लो, बट आई जस्ट फील कि इसकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है। अगर आप नहीं भी याद करो और आपको बस ये याद है कि टर्म कैसे निकालना है, सम आराम से आप कभी भी निकाल सकते हो। दो स्टेप्स का बस बात है, 2a प्लस n माइनस 1d आपने खुद ही सम किया है, उसको इनटू द नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, कितने पेयर्स बन सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू गेट द फॉर्मूला योरसेल्फ, डिराइव द फॉर्मूला योरसेल्फ, क्योंकि जितना आप ट्राई करोगे याद करने को, उतना आपको लगेगा मैं ये ना भूल जाऊँ वो ना भूल जाऊँ। इससे अच्छा कि अगर जल्दी से डेरिवेशन होगा आप डेरिवेशन ही कर लो, और हल्के हल्के आपकी प्रैक्टिस से खुद ही आप फॉर्मूला याद करना शुरू हो जाओगे, आपको खुद ही याद आना शुरू हो जाएगा। नहीं भी आता तो आप डिराइव कर लो, 2 स्टेप्स में डिराइव हो गया बस। आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है, आपको पता है लास्ट टर्म क्या है, उसको सम किया 2a प्लस n माइनस 1d इंटू नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, दैट्स इट। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे। तो सम ऑफ टर्म्स हो गया। व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू डू सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आल्सो, जिससे कि आपको और इजी रहेगा। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सम निकालना है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स इज ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये जो होल नंबर्स होते हैं सारे इंटीजर्स होते हैं, ये भी इंटीजर इंटीजर इंटीजर, ये सारे इंटीजर्स हैं। अब फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव कौन सा है, 0 तो नहीं होता, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1,
तो 1 2 3 सो ऑन, ये आपने निकाल ली, ये सेट है। अब फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6 क्या होता है, 6 का मल्टीपल हो, तो बेसिकली 6 into 1 6 into 2 6 into 3 ऐसे ऐसे निकाल लें। फर्स्ट कितना था, अच्छा 10 पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी 10 पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है, फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहला 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, ऐसे ही है, करेक्ट। तो ऐसे कर सकते हो, सम ऑफ 10, ये एक एपी हो गई जिसमें डी कितना है 6, करेक्ट, और ए कितना है, ए 6 है, डी भी 6 है, तो बस ए निकल आया, डी निकल आया, एन कितना है 10 निकालने हैं, तो बस सब कुछ आपके साथ आ गया। तो आप बस फॉर्मूला डाल दो 2a प्लस n माइनस 1 डी और ये n बाय 2, तो आप 2a डाल दो, 2a है 12 प्लस n माइनस 1 9 इंटू डी 6 और ये 10 बाय 2 विच इज 5, 45 54 plus 12 66 into 5 is equal to 60 into 5 300, 6 into 5 30, तो 330। बस a आ गया, d आ गया, n आ गया, आपके पास फॉर्मूला आप डाल के देख लो वो क्या चाहिए आपको, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए, ये तीनों चीजें आपके पास मिल गई हैं, आप निकाल सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ap इज 4n minus n square, फर्स्ट टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, टेंथ निकालो, तो सम ऑफ n Sn दिया हुआ है 4n minus n square, इसका मतलब S1 क्या हुआ, 4 into 1 minus 1 square is equal to 4 minus 1 3, S2 क्या हुआ, 4 into 2 minus 2 square is equal to 8 minus 4 4, S3 क्या हुआ, 4 into 3 minus 3 square is equal to 12 minus 9 3, तो ये आपको निकल आया। अब आपको कहोगे सर ये तो AP नहीं बन रही, ये तो 3 आया, 4 आया, फिर 3 आया, बट दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है एंड सो ऑन। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हुआ, यानी कि ये टर्म 3 है, ये हमें मिल गया। सम ऑफ फर्स्ट और सम ऑफ टू टर्म्स क्या हुआ, दिस एंड दिस इंक्लूडेड, तो ये हमें 4 पता है, ये 4 आया ना इधर से। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों का सम 4 है, S2, अब ये 4 है और ये 3 है, तो ये क्या होगा, ये 1 होगा, करेक्ट। अब थर्ड टर्म S3, अब वो कह रहा है कि ये तीनों का टर्म का सम 3 है, अगर ये 4 है, ये 1 था, यहाँ का सम 4 है, यहाँ तक आपका 4 है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ का मिला के 3 है, तो 4 पे क्या ऐड करना पड़ेगा कि 3 बन जाए इसका सम, -1, तो ये 4 हुआ, 4 प्लस -1 3 विच इज 3, इन तीनों का अब सम देख लो, 3 प्लस 1 -1 3, तो ये आपकी AP बन गई, जहाँ पे A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू, ये -2 से गिर रहा है, बस। अब आप निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, थर्ड टर्म निकाल सकते हो, टेंथ टर्म निकाल सकते हो। थर्ड टर्म आपका फर्स्ट टर्म निकला है, थर्ड टर्म निकला है, टेंथ टर्म क्या होगा, A प्लस 9D इज इक्वल टू 3 प्लस 9 इंटू -2 -18, तो 3 minus 18 इज इक्वल टू -15, और nth टर्म क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 और ये -2, बस इज इक्वल टू 3 minus 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 5 minus 2n। तो आप देख रहे हो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जस्ट रीड द लैंग्वेज एंड उससे सॉल्व करो। यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप निकाल के देखो 3 4 6 तो AP है ही नहीं, ऐसे नहीं रखना है, ये सम है, तो सम ऑफ 3 टर्म्स होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो सम ऑफ 2 प्लस द थर्ड टर्म इज इक्वल टू S3। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस और हैं, मैं ये भी सॉल्व कर देता हूँ। ये है 200 logs आर स्टैक्ड इन रोज, 20 इन बॉटम, 19 इन नेक्स्ट एंड सो ऑन। हमेशा लैंग्वेज पढ़नी है, 200 लॉग स्टोर करें, स्टैक करें
ऐसे कुछ लॉग्स रखे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, मैं अच्छी ड्राइंग नहीं है बट यहाँ 20 लॉग्स हैं, इस पे 19 है, ऐसे ही 18 है, सो तो ऐसे लॉग्स रखे हुए हैं। ये पूछ रहा है कितनी रोज होंगी या सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे। तो इट्स आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो आप देखो सबसे नीचे वाले रो में कितने रखे हैं 20, फिर कितने रखे हैं 19, फिर कितने रखे हैं 18, ऐसे करते करते कुछ रखा हुआ। टोटल रो लॉग्स कितनी है 200। तो आप समझ लो ये कितनी रोज में रखा हुआ है, मान लो n रोज में रखा हुआ है। अब वो कह रहा है Sn जितनी रोज में भी रखा हुआ है, ये एपी बन रही है, ये तो आपको दिख ही गया होगा, पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ये मिला मिला के एक एपी बन रही है। फर्स्ट टर्म क्या है, तो ए क्या हुआ आपका 20, डी क्या है -1, एक से कम हो जा रहा है ना, पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, और n हमें नहीं पता कितनी रोज है, हमें नहीं पता, और उसने बोला हुआ Sn हमें 200 दिया हुआ है, करेक्ट। टोटल लॉग्स 200 है। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है 2a + n-1 d n/2। अब 2a डाल दो 40 + n-1, और ये n-1 इंटू -1 है तो ये 1 - n हो जाएगा, और n/2, तो ये 41 - n अपॉन n/2, ये आपका 200 है, तो ये आपका हो जाएगा 400, 2 इधर चले जाएगा, 400 = 41 n - n², n² इधर ले आए, -41 n + 400 = 0। ठीक है, अब आप 25 × 16 करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आपको सिखाया था कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। तो n² - 25n - 16n + 400 = 0। तो n - 25 - 16 n - 25 = 0, n = 25 और n = 16। तो दो आंसर्स आ गए हमारे, या तो हम कह रहे हैं n 25 है और या तो n 16 है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक आप इंट्यूटिवली सॉल्व कर सकते हो। ये देखो वो कह रहा है सबसे नीचे वाले रो में 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 17 है, तो फर्स्ट रो में कितने है 20, फिर 19, फिर वो। तो अगर 20 है सबसे नीचे, तो आप कह सकते हो कि क्या 25 रोज हो सकती हैं। अगर इधर 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर 16 है, ऐसे करते करते जब 1 होगा तो कौन सी रो होगी, वो 20th रो होगी, करेक्ट। ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड, ये थर्ड। 20th रो में 1 आ सकता है, उसके बाद तो नेगेटिव नंबर ही स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो 20 तो हो ही नहीं सकता है, 20 या 20 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता है। तो 25 एक इम्प्रॉबेबल है एंड 16 ज्यादा प्रोबेबल है लग रहा है। तो n = 25 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 20 वाली रो पे 1 होगी लॉग, उसके बाद तो नेगेटिव ही स्टार्ट हो जाएगा, तो 25 कैसे होगा, तो ये नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 16 रोज होंगी। बट अगर आपको चेक भी करना है तो आप कह दो a25 और a16 दोनों निकाल लो। a25 निकाल लो तो क्या होगा 25 a + n - 1 20 - 25 + 24d, d क्या -1 तो इंटू -1, तो ये -24 -4 हो गया, नेगेटिव आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव लॉग्स तो हम रख ही नहीं सकते ना। तो 16, तो a + 16 इंटू -1, तो ये 4, ये पॉजिटिव है, यही होगा आंसर। इंट्यूटिवली भी आप देख सकते हो कि 25 रोज कैसे हो सकते हैं। अगर 20th रो पे आपका 1 पहुंच गया है, 21st रो आपका 0 है, तो उसके बाद तो नेगेटिव चले जाएगा, तो 25 नहीं हो सकता है, 16 ही होगा। बट अगर आपको चेक भी करना है तो आप देख लो कि उस टर्म पे क्या आ रहा है।
तो 25th टर्म क्या है, 16th टर्म क्या है, 25th टर्म -4 है विच इज अ नेगेटिव टर्म, लॉग्स पॉसिबल नहीं है नेगेटिव डालना, तो इसलिए 16 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, विच टर्म ऑफ एपी, ए क्या है 121, डी क्या है -4 -4 क्या है, कौन सा टर्म ऑफ द एपी दिस इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो कौन सा टर्म इसका एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। तो मान लो ये एपी कहीं कूद कूद के ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -121 है, ये 117 113 करते 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 ओ सॉरी, मान लो ये नंबर लाइन है, ये 0 है और ये करके ये 121 है, ये जंप करते करते आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। वो पूछ रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म यहाँ पे कौन सा होगा। मान लो हम देख लेते हैं -1 इस एपी का कौन सा टर्म है, तो मान लो an इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू a प्लस n -1 d, करेक्ट। तो -1 इज इक्वल टू 121 प्लस n-1 और d क्या है -4, तो -1 इज इक्वल टू 121 माइनस 4n प्लस 4, तो 4n क्या हुआ 125 126, तो n क्या हुआ 63/2 विच इज 31.5, n 31.5 आया, n इज नॉट अ होल नंबर, तो मैं क्या कह रहा हूं -1 is 31.5th number of AP, -1 हमारा 31.5th नंबर है AP का, इसका मतलब 0 इधर है, यहाँ पे कोई 31st टर्म आया होगा और यहाँ पे 31.5th टर्म आया है 31.5, और यहाँ कहीं ये -1 31.5 है और ये कहीं 32nd होगा, करेक्ट। अगर ये 31st है ये 32nd है, -1 कहीं बीच में है, तो मैं कह सकता हूँ हमें तो n तो होल नंबर ही करना है, विच टर्म ऑफ एपी, ये तो हमें होल नंबर ही बताना है। अगर हम बोले 31st टर्म है वो तो पॉजिटिव था, इसका मतलब 32nd टर्म ही पहला नेगेटिव टर्म है एपी का। n कभी भी आप हमेशा होल नंबर ही होता है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते 31.5 विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हम होल नंबर में आंसर देते हैं। तो -1 अगर 31.5 है, 31st फिर पक्का कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा क्योंकि -1 से तो पहले कुछ है नहीं, और 32 ही हमारा माना जाएगा। या आई थिंक एपी इतना डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा, एक बार आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझ आता है, ये चीज़ें आप याद कर लो, देन इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है।